बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज जो हमारा चैप्टर है वो है यूनिट 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि एक सेल किस तरह मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे पास जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारे पास चंद खुसूसियात दी हुई है लिविंग ऑर्गेनिज्म की और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो आपको ये बताया हुआ है कि इस जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है ये तस्वीर इन सब चीज़ों में क्या कॉमन है। आप देखें यहाँ पे जो है ये प्लांट्स है और ये एनिमल है और ये प्लांट्स में भी फिर ये हर्ब्स हैं और ये फिर श्रब्स हैं और इसके अलावा ये एक सेलेमेंडर है और ये जो है ये फंजाई की एक स्ट्रक्चर है। तो आपको ये कहा गया है कि इन सब में कॉमन क्या है। ये लिविंग थिंग के मुख्तलिफ ग्रुप से बिलोंग करते हैं। हम सबसे ये पूछा हुआ है कि इस इन सब में आपको क्या खुसूसियात या क्या ममासलत नज़र आ रही है। तो इसका जवाब है कि ये सारी चीज़ें लिविंग थिंग है और लिविंग थिंग की फिर नीचे आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ दिखाई हुई है कि लिविंग थिंग की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी दी हुई है कि इन सब को रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। खुराक की ज़रूरत कैसे होती है तो वो आगे भी आगे चल कर पढ़ेंगे कि ये अपनी खुराक कैसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आप सिर्फ ये याद रख ले कि इनको खुराक की ज़रूरत होती है। कुछ दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, कुछ जो होते हैं वो अपने खुराक को खुद प्रोड्यूस करते हैं और कुछ जो है वो दूसरे से हासिल करते हैं। दूसरी खुसूसियत यहाँ पे ये दी हुई है कि दे ग्रो विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये वक्त के साथ साथ बढ़ते रहते हैं। तो ये जो बढ़ना है, जो ग्रोथ करना है, ये अपने साइज को बढ़ाना है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। आगे हमें बताया हुआ है जो तीसरी प्रॉपर्टी है, दे प्रोड्यूस वेस्ट एंड एक्सक्रीट देम। ये जो है इनके बॉडी में मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, उनमें से जो है वेस्ट मटेरियल निकलता है। तो वो वेस्ट मटेरियल को ये अपनी बॉडी से क्या करता है? एक्सक्रीट करते हैं। तो ये खुसूसियत भी किसकी है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। चौथी जो है वो लोकोमोशन की है कि ये अपनी जगह को चेंज कर सकते हैं, ये अपनी जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ये लोकोमोशन शो करते हैं। आगे जो प्रॉपर्टी है वो है इनकी तरफ कोई रिस्पांस आए, कोई स्टिमुलेशन आए तो उसको चेंज करने के लिए ये अपने रिस्पांस को शो करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है और ये है कि ये अपनी जो तादाद है, जो अपने नंबर है उसको बढ़ाते हैं, रिप्रोडक्शन का अमल शो करते हैं और रिप्रोडक्शन का अमल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ फिक्स्ड है। दे रिस्पायर एंड रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड, और जो खुराक वो लेते हैं, जो खुराक वो जिस पे वो डिपेंड करते हैं, उसको फिर जो है उससे एनर्जी निकालने के लिए, उससे एनर्जी हासिल करने के लिए ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। इसके अलावा जो है आखिरी जो प्रॉपर्टी दी हुई है, आप सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें उनमें एक प्रॉपर्टी कॉमन है और वो प्रॉपर्टी क्या है कि वो सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। जो सेल से मिलकर बनने की जो प्रॉपर्टी है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की है। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने हैं। तो ये जो सेलुलर होना या सेल से मिलकर बनना प्रॉपर्टी किसकी है? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की है। वो चीज जो सेल से मिलकर नहीं बनी तो उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे। तो मैंने अपनी ये प्रॉपर्टी जो लिखी हुई है सेल, तो आपके जहन में सवाल आता होगा जो चीज़ सेल से मिलकर बनी है वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये बात हमें समझ में आ गई है। लेकिन एक्चुअली ये सेल क्या है? तो इसी के बारे में आगे चल के हम बताएंगे कि ये सेल क्या है। अब सवाल आता है कि ये सेल होता क्या है। तो सेल जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये जिंदगी की एक इकाई है। जिंदगी इसी सेल से शुरू होती है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी फंक्शन होते हैं वो इसी सेल के अंदर होते हैं और इसी सेल का जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर जो है उस ऑर्गेनिज्म को मिलता है। तो ये सेल जो है ये हमारी आम जो आंख है उसके जरिए हम नहीं दे सकते और इसे देखने के लिए हमें एक स्पेसिफिक टूल की जरूरत होती है और उस टूल का नाम है माइक्रोस्कोप। माइक्रो मीन स्मॉल और स्कोप का मतलब है देखना। तो मतलब वो टूल, वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से हम छोटी सी छोटी चीज़ों को देख सके जो हमारी आंख उसे नहीं दिखा सकती, तो उस जो टूल को हम क्या नाम देंगे? माइक्रोस्कोप। और जो जो सेल है ये अकेला भी हो सकता है और अकेला भी एक स्ट्रक्चर और एक ऑर्गेनिज्म की हैसियत रखता है, तो उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो
एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना है, उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल बैक्टीरिया, अमेबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और इस तरह बहुत सी ऑर्गेनिज्म हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की मौजूद है। और इसके अलावा जो मल्टी सेलुलर है, वो उसके जो प्लांट्स और एनिमल है, वो हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था और उसने 1665 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और उसने एक ढक्कन लिया, सोडे की बोतल की एक ढक्कन होती है जिसे हम कॉक यहाँ पे लिखा हुआ है, वो उसने लिया, उसको स्लाइस उसकी स्लाइस को माइक्रोस्कोप के अंडर देखा, तो उसको एक स्मॉल बॉक्सेस नजर आए। तो उसने हर एक बॉक्स को क्या बोला कि ये सेल है। ये स्ट्रक्चर में आप देख लें कि ये उसने माइक्रोस्कोप के अंदर स्ट्रक्चर देखा, और ये जो खाने बने हुए हैं उसको इसने सेलर्स या सेल का नाम दिया। और उसका नाम जो सेल दिया है वो भी रॉबर्ट हुक ने दिया था। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइक्रोस्कोप के बगैर हम सेल को नहीं देख सकते, लेकिन कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, वो उसकी साइज पे डिपेंड करता है। आप नीचे चलें, यहाँ पे ये दो सिंपल से एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, ये परफॉर्म करने से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिया हुआ है, आप इसमें यही बात ज़हन नशीन कर ले कि मेथिलीन ब्लू एक सॉल्यूशन है, स्टैंड है। ये आप किसी भी जिस चीज़ को आप देखना चाह रहे हैं उस पे डालें तो वो आपको उसको दिखा देंगी। तो यहाँ पे ओनियन सेल पे या मेथिलीन ब्लू का सॉल्यूशन डाला हुआ है, और मिथाइलुस वो जिस उसी स्लाइस को फिर माइक्रोस्कोप के अंडर रखा है, तो आपको ये रेक्टेंगुलर लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। तो आप ये अजूम कर ले कि ये जो ऑनियन के सेल है वो रेक्टेंगुलर शेप पे होते हैं, और ऑनियन जो है वो सेल से मिलकर बना है। और जो दूसरी एक्टिविटी है उसमें भी मिथाइलिन ब्लू डाला हुआ है, तो वो आपको जो फेस के डेड सेल है उसमें आपको बताएगा कि इसके सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है सेल के सेंटर में, और उस स्ट्रक्चर को हमने न्यूक्लियस का नाम दिया हुआ है। तो ये आप परफॉर्म भी कर सकते हैं। वीडियो में मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या है और इसकी ऑब्जर्वेशन पे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। जो हमारे पास बताया हुआ है कि यहाँ पे कुछ खुसूसियात सेल की बताई हुई है कि जो सेल की हमारी बॉडी जो है वो 75 ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलकर बनी है। तो इतने छोटे छोटे सेल यहाँ पे 75 ट्रिलियन सेल मिलकर हमारी बॉडी को बनाती है। और इस ये दूसरी जो पॉइंट है ये इसकी लाइफ से रिलेटेड है कि सम ऑफ योर नर्व सेल कैन लिव थ्रू आउट योर लाइफ। और जितनी जिंदगी हमारी होती है तो उतनी उस नर्व सेल की जिंदगी होती है। तो इसकी लाइफ स्पैन बताया हुआ है कि इतनी इसकी लाइफ स्पैन कितनी है। और कुछ सेल जो है वो जल्दी मर जाते हैं, उसकी लाइफ ड्यूरेशन जो होती है वो बहुत ही कम होती है। और इसकी मिसाल हमारे वाइट ब्लड सेल की है। जो हमारे इंटेस्टाइन सेल होते हैं वो 3 दिन उसकी मैक्सिमम लाइफ स्पैन होती है। और इसके साइज भी बताया हुआ है कि ये साइज में कितने छोटे हो सकते हैं और कितने बड़े हो सकते हैं। ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। जो शुतुरमुर्ग के अंडा होता है वो इस दुनिया में सबसे बड़ा सेल है। जो सबसे बड़ा सेल है वो क्या है? ऑस्ट्रिच एग है। इतना बड़ा हो सकता है। और छोटा कितना हो सकता है? तो आप एक फुल स्टॉप लगाएं और उसमें जो है 200 तक सेल हमारे जो बॉडी के हैं उसमें फिट हो सकते हैं। मतलब एक डार्ट जितने साइज में हमारे 200 सेल फिट होते हो सकते हैं। तो इसका मतलब है हमारे बॉडी के जो सेल है वो कितने छोटे होते हैं। और जो सेल है वो हमारे बॉडी के या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के उसको एक स्ट्रक्चर देता है। ऑल लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ अ बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं। और ये सेल जो है ये प्लांट्स में भी हो सकते हैं और एनिमल में हो सकते हैं। अगर आप प्लांट्स और एनिमल सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो आप उसके दरमियान जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है उनमें सिमिलरिटीज भी दिखेंगी और उसमें जो है डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के दरमियान क्या सिमिलरिटीज है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लांट्स और एनिमल सेल के दरमियान जो सेल मेम्ब्रेन है वो कॉमन है। यहाँ पे एक एमसीक्यूज आप लिख लें कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो एनिमल सेल का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, जबकि प्लांट सेल में आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर है वो सेल वॉल है।
और सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के निस्बतन अंदर की तरफ होती है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये स्ट्रक्चर होती है जो सेल को प्रोटेक्ट करते हैं, और ये जो सेल के बाकी सारे जो ऑर्गेनेलिज है या सेल के जो कंपोनेंट्स है उसको आपस में बाउंड रखती है, उसको एक स्ट्रक्चर देती है। अगर आप देखें यहाँ से ये सेल मेम्ब्रेन हटा लें तो आपको ये न्यूक्लियस बिखर का ये बाकी जो पार्ट्स है ये बिखरे हुए नजर आएंगे, ये दूसरी तरफ बाहर जा सकते हैं। लेकिन ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक बाउंड्री की हैसियत रखता है, और जो सेल के सारे कंपोनेंट्स है उसको जोड़ के रखती है, और जो भी चीज सेल के अंदर आना चाहे तो उसको इसको क्रॉस करके आएगी, और जो भी स्ट्रक्चर सेल को छोड़ कर जाना चाहती है, बाहर जाना चाहती है, तो वो भी इसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू गुजर कर जाएगी। तो सेल मेम्ब्रेन एक वाइटल आर्गन है, एक इंतहाई अहम आर्गन है। सेल मेम्ब्रेन जो है एक इंतहाई अहम पार्ट है सेल का। हमारे पास जो दूसरी अहम चीज है जो प्लांट्स और एनिमल सेल में कॉमन है वो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस को सेल का दिमाग भी कहा जा सकता है। न्यूक्लियस जो है वो सेल का सेंट्रल पार्ट होता है, और ये एक मरकज की हैसियत रखता है, और उर्दू में इसलिए इसको मरकजा कहा जाता है। सेल के तमाम जो अफ़आल है, तमाम जो एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करता है। और इसके सेल के अंदर जो है एक स्ट्रक्चर होता है, और वो स्ट्रक्चर जो है वो धागा नमा होता है, और उसके स्ट्रक्चर को हम क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। और वो क्रोमेटिन मटेरियल जब अरेंज होते हैं सेल डिवीजन के टाइम तो उस स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम कहते हैं। और जो आपसे अगर पूछे कि सेल में क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं या न्यूक्लियस में, तो आपका जवाब होना चाहिए कि वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तीसरी सिमिलरिटी प्लांट और एनिमल सेल में जो हमें देखने को मिली है, साइटोप्लाज्म जो स्ट्रक्चर है ये एनिमल में और प्लांट जो सेल है उसमें कॉमन है, और ये वाटरी जेल लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ये जो स्पेस है, ये जो एरिया है, ये जो रीजन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ एरिया जो है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो है इंतहाई अहम पार्ट है, और इसी साइटोप्लाज्म में इंतहाई अहम प्रोसेस परफॉर्म होते हैं जो लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर आप बाहर से आए सेल की तरफ तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिलेगा सेल मेम्ब्रेन के बाद वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्रॉस करके आप सेंटर में देखेंगे तो आपको न्यूक्लियस मिलेगा। तो साइटोप्लाज्म जो है ये एक रीजन है जेल लाइक, और वाटरी स्ट्रक्चर होता है, और ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान एक रीजन होता है, और इसमें मुख्तलिफ लाइफ के इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और उस स्ट्रक्चर को हम सेल ऑर्गेनेलिज कहते हैं, और ये सेल ऑर्गेनेलिज भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंतहाई अहम है। और सेल ऑर्गेनेलिज जो है वो आगे देखें, सेल ऑर्गेनेलिज जो साइटोप्लाज्म में पड़ी होती हैं ये मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हर ऑर्गेनेली का डिफरेंट फंक्शन होता है, और वो फंक्शन परफॉर्म करता है तो वो एक सेल जो है एक यूनियन में काम करता है। और इन ऑर्गेनेलीज में भी कुछ जो प्लांट्स और एनिमल में है वो ऑर्गेनेलीज कॉमन होती है। वो ऑर्गेनेलीज कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ कि एक जो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेलीज है। इस सेल ऑर्गेनेली प्लांट सेल और एनिमल सेल में कॉमन होती है। इसके अलावा एक और ऑर्गेनेली है सेल राइबोसोम। राइबोसोम की जो ऑर्गेनेलीज है ये एनिमल और प्लांट सेल में कॉमन होती है। एक और ऑर्गेनेली है वैक्यूल। वैक्यूल की जो ऑर्गेनेली है ये एनिमल और प्लांट सेल में कॉमन होती है। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखें, वैक्यूल तो दोनों में पाई जाती है, लेकिन एनिमल वैक्यूल स्मॉल इन साइज होता है, वाइल प्लांट वैक्यूल जो होता है वो लार्ज इन साइज होता है, और उसने पूरे वैक्यूल के पूरे सेल के साइज को घेर के रखा होता है। और इसकी रीजन भी ये होती है कि प्लांट के लिए वाटर ज़्यादा की ज़रूरत होती है, ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, और वैक्यूल का फंक्शन ये होता है कि ये वाटर को स्टोर करता है। जब प्लांट जो है वाटर को स्टोर करने के लिए उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, तो इसलिए उसने न्यूक्लियस को साइड पे दिखेल दिया है। वाटर की ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए वैक्यूल का साइज भी बड़ा होना लाजमी है। सेल को मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी जो है माइटोकॉन्ड्रिया सेल को देता है। और
इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ अ सेल कहा जाता है। अगर आपसे कोई एमसीक्यूज पूछ ले या क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया। आपका जवाब क्या होना चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा हमें प्लांट और एनिमल में जो सिमिलरिटी है वो राइबोसोम की सूरत में देखने को मिलती है। और राइबोसोम जो है वो सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल में कॉमन होती है। और राइबोसोम का फंक्शन ये होता है कि ये प्रोटीन की जो सिंथेसिस है उसको परफॉर्म करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटीन की जो फैक्ट्री है वो सेल में क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए राइबोसोम। इसके अलावा कुछ और भी हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप याद रखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक स्ट्रक्चर है वो एनिमल और प्लांट सेल में कॉमन होता है। अब ये जाते हैं प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंसेस क्या है। प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंसेस क्या है? सबसे पहले जो डिफरेंस है वो सेल वॉल है। सेल वॉल जो है ये प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। और जो सबसे आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन है उसको आप क्या कह सकते हैं? सेल वॉल। आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है, आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर है वो प्लांट में क्या है? सेल वॉल है। जबकि एनिमल में आउटर मोस्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। इट इज अ हार्ड एंड डेड लेयर। और प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बना होता है। सेलुलोज एक लार्ज मॉलिक्यूल है और जो आसानी से हर कोई इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। सेल वॉल की एक और खूसियत ये है कि ये सेल को डेफिनेट शेप देता है, एक खास शेप देता है, जबकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं देता सेल को, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो थिन भी होती है और जिसके अलावा वो इलास्टिक होती है, अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है। लेकिन जो सेल वॉल है ये डेड पार्ट ऑफ अ सेल है और ये सेल को एक स्पेसिफिक और डेफिनेट शेप देता है। और एनिमल सेल में सेल वॉल की कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। आगे जो दूसरी ऑर्गेनेलीज है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। और इसी ऑर्गेनेलीज के बेस पे हम प्लांट्स और एनिमल को डिफरेंशिएट करते हैं। यही वो एक करेक्टरिस्टिक, एक खुसूसियत है। इसी ऑर्गेनेलीज के बेस पे हम प्लांट्स और एनिमल सेल को आइडेंटिफाई करते हैं। इसी सेल ऑर्गेनेलीज की मदद से हमने प्लांट्स और एनिमल को अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किया हुआ है। और इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से हम प्लांट्स को एक नाम देते हैं, वो है ऑटोट्रॉफ। वो अपनी खुराक खुद बना सके, जो ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक खुद बना सके उसको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और यही ऑटोट्रॉफ्स की जो प्रॉपर्टी है ये प्लांट सेल को कौन देता है? वो क्लोरोप्लास्ट की ऑर्गेनेलीज इसको ये खुसूसियत देती है। जबकि एनिमल जो है वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती, इसलिए हमने उससे हेट्रोट्राफ्स कहा है। हेट्रोट्राफ्स का मतलब है जो अपनी खुराक खुद तैयार ना कर सके और अपनी खुराक हासिल करने के लिए वो उसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होना पड़े। तो इसी प्रॉपर्टी की बेस पे, इसी क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंट या एब्सेंस की वजह से होमो ऑटोट्राफ्स और हेट्रोट्राफ्स की प्रॉपर्टीज या ग्रुप बने हुए हैं। और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कहाँ पे अकर होता है? वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। अगर यहाँ से मैं आपके लिए एक एमसीक्यूज बनाऊं कि एनिमल सेल में कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं होता? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सेल डिवीजन, सेल मूवमेंट का। आपका ऑप्शन होना चाहिए फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एनिमल सेल में बिल्कुल भी नहीं होता। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और ये जो क्लोरोफिल है ये एक पिगमेंट है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, पिगमेंट वो स्ट्रक्चर होता है जिस पे सनलाइट लगे तो वो दूसरी कलर आपको दे। सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में ये हमारे लिए खुराक बनाता है और जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस करता है। तो ये एक अहम प्रॉपर्टीज है। आपने सुना भी होगा कि जो प्लांट्स है वो हमारे लिए ऑक्सीजन पैदा करते हैं। तो प्लांट्स ऑक्सीजन कहाँ से पैदा करते हैं? वो इसी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सनलाइट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में क्लोरोफिल जो पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो फोटोसिंथेसिस करता है और हमारे लिए खुराक और हमारे लिए जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जो तीसरा है वो वैक्यूल है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें मुख्तलिफ मटीरियल जमा होते हैं।
अगर बॉडी में वाटर और साल्ट है उसको स्टोर करने के लिए हमारे जो वैक्यूल है वो काम करता है। प्लांट सेल के अंदर जो है वैक्यूल है उसका साइज बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा होता है। और वैक्यूल के अंदर जो वैक्यूल के जो मेम्ब्रेन है उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। और अगर आप देखें, अगर वैक्यूल के अंदर पानी ज्यादा होगा तो वो प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है वो थना हुआ होगा, वो मोटा और फरबा होगा। लेकिन अगर इसी वैक्यूल से आप पानी निकाल दे तो ये सेल जो है वो स्क्वीज हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और तो इसका मतलब है सेल के शेप में वैक्यूल का भी किरदार होता है। तो जब प्लांट की ग्रोथ होती है तो वैक्यूल की स्ट्रक्चर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और एनिमल सेल में जो वैक्यूल है वो मुख्तलिफ जगहों पर बिखरे हुए हैं। वैक्यूल का जो नंबर है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल में मुख्तलिफ है। वैक्यूल जो है एनिमल सेल में एक से ज्यादा होते हैं, जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल का नंबर सिर्फ एक होता है। ये नंबर के बेस पे ये आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी वैक्यूल जो है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में मौजूद है। यहाँ पे इससे कंफ्यूज नहीं होना कि वैक्यूल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में है और एनिमल सेल में नहीं है। ये वैक्यूल जो है वो ये दोनों में मौजूद होता है। अच्छा, आगे हमारे पास जो सेल है उसके मुख्तलिफ टाइप्स दिए हुए हैं कि सेल की मुख्तलिफ किस्में हैं। तो सबसे पहले जो है रेड ब्लड सेल है। हमारे खून में एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं और इसको सिंपली आरबीसीज बोलते हैं, आरबीसी। और उसका जो फंक्शन है वो ट्रांसपोर्ट क्या है, हमारे बॉडी से, जो हमारे बॉडी में लंग्स से ये ऑक्सीजन कैरी करता है और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। इसकी मिसाल आप एक ट्रक की ले लें कि जो ट्रक जो है मुल्क के अंदर चीजें जो है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो इसीलिए इसी तरह जो रेड ब्लड सेल है ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे लंग्स से हमारी बॉडी डिफरेंट पार्ट्स में। और वहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड को दूसरी जो डिस्टेंस पार्ट्स है हमारे बॉडी के, वहां से ही कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके लंग्स में लाता है। और फिर लंग जो है इसी कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एक्सट्रैक्ट करता है। अच्छा, इसकी जो स्पेशल फीचर है वो क्या है, लार्ज एरिया है। क्योंकि लार्ज एरिया इसलिए है कि ये ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कैरी कर सके। और इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है हेमोग्लोबिन की। और ये जो है हेमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं और इसी हेमोग्लोबिन की वजह से ये और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से रेड ब्लड सेल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। हमारे पास जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो नर्व सेल की है। नर्व जो है ये हमारे बॉडी में पैगाम रसानी का काम करता है और मैसेज को लेके जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्रेन तक और ब्रेन से दूसरे जो पार्ट्स है वहां तक। और ये जो है ये बहुत ही लंबे और पतले होते हैं और ये हमारे ब्रेन से निकल कर बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में स्प्रेड हुए होते हैं। और ये जो है ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये एक नर्व सेल की स्ट्रक्चर है। और इस पार्ट को हम सेल बॉडीज कहेंगे, क्या बोलेंगे, सेल बॉडीज कहेंगे। और ये सेल बॉडी से एक मुख्तलिफ स्ट्रक्चर निकले हैं और ये जो स्ट्रक्चर निकले हैं इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। अच्छा, हमारे पास एक और सेल की एग्जांपल है, वो मसल सेल है। मसल सेल जो है ये इसका काम दो तरीका होता है, ये या कंट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। और इसी कंट्रैक्ट और रिलैक्स की वजह से हमारी बॉडी की मोशन होती है, हमारी बॉडी मूव कर सकता है। और इसका स्ट्रक्चर भी जो है वो लॉन्ग है। और जैसे भी पहले भी मैंने बताया गया कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो मोशन के लिए हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इन सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी तादाद एक से ज्यादा होती है। इसके अलावा सेल की एक और टाइप दी हुई है एपिथेलियम सेल। एपिथेलियम सेल का जो फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन होता है। इसके अलावा ये सिक्रीशन भी करता है और अब्जॉर्प्शन भी करता है। अगर आप हमारे स्किन सेल को ले लें तो ये हमारे एपिथेलियल सेल है। एपिथेलियम सेल क्यों कि ये बॉडी को प्रोटेक्ट भी करते हैं, बॉडी को कवरेज भी देते हैं। इसके अलावा इससे सिक्रीशन होती है, एक्सक्रीशन होती है।
इससे पसीना भी निकल सकता है और मुख्तलिफ चीज़ों को ये अब्जॉर्ब भी करता है। टाइटली पैक्ड होते हैं और एक शीट की स्ट्रक्चर बताती है। मिसाल के तौर पर हमारी स्टमक ले ले, हमारी इंटेस्टाइन ले ले, तो उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी एपिथेलियम सेल से मिलकर बना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एपिथेलियम सेल कहाँ है, तो आपका तो एक जवाब होना चाहिए कि स्किन में प्रेजेंट होता है। लेकिन इसके अलावा आप और भी मिसाल दे सकते हैं कि एपिथेलियम सेल जो है वो हमारे बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गन है, जितने कैविटीज है, उसका इंटरनल जो सरफेस है वो किससे मिलकर बना है, वो एपिथेलियम सेल से मिलकर बना है। अच्छा, जब मुख्तलिफ सेल मिलते हैं और वो एक ही जगह पर कोऑर्डिनेट करके एक ही फंक्शन परफॉर्म करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू जो है वो मुख्तलिफ सेल से मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाता है और वो स्पेसिफिक खास फंक्शन परफॉर्म करता है। उसी खास फंक्शन परफॉर्म करने वाले स्ट्रक्चर को हम टिश्यूज का नाम देते हैं। और हमारे बॉडी में मुख्तलिफ टिश्यूज हैं। जो सबसे पहले टिश्यू दिया हुआ है वो इपिथेलियल टिश्यू है। अगर आपसे कोई पूछे कि इपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये बॉडी को कवर करता है। जिस तरह पहले एपिथेलियल सेल में हमने बताया कि एपिथेलियल सेल से मिलकर एपिथेलियल टिश्यू बना है, एपिथेलियम सेल से मिलकर एपिथेलियल टिश्यू बना है। तो जो जो फंक्शन एपिथेलियम सेल परफॉर्म करता है, वही जो फंक्शन है वो एपिथेलियल टिश्यू परफॉर्म करेगा। एपिथेलियम सेल का फंक्शन क्या था, वो कवरेज करता था, वो सिक्रीशन करता था, वो एक्सक्रीशन करता था। तो यही फंक्शन जो है वो एपिथेलियल सेल का होगा। और इसकी एपिथेलियल जो टिश्यू है उसकी एग्जांपल कहाँ है, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि एपिथेलियम जो है वो स्किन में पाया जाता है, तो इसी तरह एपिथेलियल टिश्यू जो है वो भी स्किन में पाया जाएगा। लाइनिंग ऑफ ट्यूब्स, ट्यूब्स मतलब इंटेस्टाइन जो है, एसोफेगस है या ट्रीकिया है, तो वो भी एपिथेलियल सेल से मिलकर बना है। और फिर एपिथेलियल सेल जो है वो आगे एपिथेलियम टिश्यू को बनाते हैं। और इसके अलावा और भी जितने आर्गन है उसका इंटरनल, और जितनी भी इंटरनल आर्गन है वो इंटरनली एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियम सेल से मिलकर बने हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज है। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कनेक्टिव सेल से मिलकर बने होते हैं। और इसका काम क्या होता है कि ये जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है उसको आपस में कनेक्ट रखते हैं। और इसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट और बॉडी को सपोर्ट भी करते हैं। तो अगर आप इसकी एग्जांपल दें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेड ब्लड सेल जो है वो बॉडी में मुख्तलिफ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसी तरह ब्लड जो सेल है वो ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करती है और बॉडी के अंदर जो है मुख्तलिफ मटेरियल को, फूड्स को, ऑक्सीजन को, वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को ये बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाती है। इसके अलावा मैंने बताया था कि कार्टिलेज, जो कार्टिलेज है वो एक स्ट्रक्चर होती है। ये मैंने जिस तरह पहले कह दिया था कि कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को आपस में मिलाती है। तो अगर आप अपनी नी को देख लें, नी जो है ये इसके दरमियान जो होता है जॉइंट्स होते हैं और इस जॉइंट्स के अंदर जो है वो कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। तो कार्टिलेज का फंक्शन क्या होता है कि ये दो मुख्तलिफ पार्ट्स को आपस में जोड़ के रखती है। इसके अलावा जो मैंने बोला था कि कनेक्टिव टिश्यू जो है ये सपोर्ट करती है। तो हमारे बॉडी जो है वो हमारी बॉडी इंटरनल जो ऑर्गन है इसको सपोर्ट करती है और ये मोशन में भी काम करती है। ये जो बोन्स है ये हमारी बॉडी को मोशन में भी हेल्प आउट करते हैं। और मसल की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए है कि वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। तो आपसे अगर पूछे कि मसल सेल या मस्कुलर टिश्यू की प्रॉपर्टी क्या है, तो आपने जवाब देना है कि वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो सके, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये मसल है। अच्छा, नर्व टिश्यू जो है वो नर्व सेल से मिलकर बने हैं। और नर्व टिश्यू का फंक्शन क्या होता है कि ये बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में ब्रेन का पैगाम लेके जाता है, मैसेज लेके जाते हैं और वहाँ से मैसेज लेके आते हैं। और ये जो हमारे नर्व टिश्यूज है वो ब्रेन, स्पाइनल कार्ड्स में पाए जाते हैं। यहाँ हमें चार प्लांट टिश्यू दिए हुए हैं: एपिडर्मल टिश्यू, फोटोसिंथेटिक टिश्यू, स्पॉटिंग टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। जो एपिडर्मल टिश्यू है वो प्लांट के जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, उस अगर आप रूट से लेकर ऊपर शूट्स तक देख लें, सारे स्ट्रक्चर को देख लें, वो जो बाहर से कवर किया होता है वो किस टिश्यू से होता है, वो एपिडर्मल टिश्यू से कवर हुआ होता है।
और एपिडर्मल टिश्यूज के फंक्शन क्या है, वो बॉडी को कवर करते हैं और इसको प्रोटेक्ट करते हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, अगर आप लीव्स में देख लें और स्टेम पे देख लें, रूट देख लें, उसकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो एक्सटर्नली आप जहाँ प्लांट को टच करते हैं वही इसके अंदर जो होता है वो एपिडर्मल टिश्यूज लाए करते हैं। दूसरी प्लांट टिश्यू की एग्जांपल है फोटोसिंथेटिक टिश्यू। और इसका काम क्या होता है, ये खुराक बनाते हैं। और ये अगर आप देखें, आपसे कोई पूछ भी ले कि ये कहाँ पे पाई जाती है, तो ये ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट्स जो भी हो वहां पे पाए जाते हैं। अगर लीव्स है तो लीव में पाए जाएंगे, ग्रीन पार्ट स्टेम भी हो सकती है, उसमें पाए जा सकते हैं। तीसरी जो प्लांट टिश्यूज की एग्जांपल है वो है स्पॉटिंग टिश्यू। और स्पॉटिंग टिश्यू जो है वो प्लांट्स की जो हार्डनेस है, प्लांट का स्ट्रक्चर देखे वो हार्ड होता है, और वो हार्डनेस उस प्लांट को कौन देता है, वो स्पॉटिंग टिश्यू देता है और उसको सपोर्ट करता है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, स्टेम और रूट में पाए जाते हैं। प्लांट के अंदर अगर आप फूल को देख लें, आप लीव्स को देख लें, उसमें स्पॉटिंग टिश्यू नहीं होते, इसलिए उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो नर्म होती है। जबकि आप रूट्स और स्टेम को और ब्रांचेस को देख लें, उसमें स्पॉटिंग टिश्यू होते हैं, तो इसलिए उसका स्ट्रक्चर जो है वो ज़रा हार्ड होता है। चौथी जो प्लांट टिश्यू की एग्जांपल है वो वेस्कुलर टिश्यू है। वेस्कुलर के एक आप इसको दूसरा नाम दे सकते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। प्लांट के अंदर वाटर और फूड की जो कंडक्शन होती है वो वेस्कुलर टिश्यू कंडक्ट करते हैं। और इसमें आगे अगर आप देखें, जाइलम और फ्लोएम जो है वो वेस्कुलर टिश्यूज के सेल्स हैं। और जाइलम जो है वो वाटर को कैरी करता है, जबकि फ्लोएम जो है वो फूड को कैरी करता है। आगे जब मुख्तलिफ टिश्यू मिलते हैं तो वो हमारे पास आर्गन बनाते हैं। और आर्गन जो है वो मुख्तलिफ टिश्यू से मिलकर बनता है। और ये जो टिश्यू है, ये मुख्तलिफ टिश्यू मिलते हैं तो एक आर्गन एक खास काम करता है। अगर आप देखें, ये हमारे पास एक एग्जांपल में दिया भी हुआ है कि स्टमक है। और स्टमक का काम क्या है कि ये स्टमक खुराक को डाइजेस्ट करता है। आप देखें स्ट्रक्चर में जो स्टमक है उसमें मस्कुलर टिश्यूज भी पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज भी पाए जाते हैं, नर्व टिश्यू भी पाए जाते हैं, ब्लड सेल भी पाए जाते हैं और एपिथेलियल टिश्यूज भी पाए जाते हैं। लेकिन जो है, ये मुख्तलिफ टिश्यूज जो है मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मस्कुलर की प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी थी, ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। जब भी स्टमक फूड को डाइजेस्ट करेगा तो वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स जब करेगा तो वो मस्कुलर टिश्यू की मदद से होगा। आगे आप देख लें कि कनेक्टिव टिश्यूज जो है, यहाँ पे मसल में जो भी एसिड प्रोड्यूस होता है या दूसरी केमिकल रिलीज होते हैं, वो स्टमक को डैमेज ना करे, तो उसकी कनेक्टिव टिश्यू जो है वो उसकी हेल्प आउट करते हैं। इस तरह नर्व टिश्यू है, जो स्टमक के अंदर नर्व टिश्यू प्रेजेंट होता है, यहाँ पे जाता है और जो ब्रेन है वो उसको कंट्रोल करता है, स्टमक की मोशन को और डाइजेशन को। ब्लड ऑब्वियसली स्टमक में होता है। और एपिथेलियल टिश्यू जो है वो मुख्तलिफ सिक्रीशन करता है। और मसल और स्टमक के अंदर मुख्तलिफ जो केमिकल है, एंजाइम है और दीगर जो सिक्रीशन होती है, वो एपिथेलियल टिश्यू के थ्रू होता है। तो आप यहाँ पे देखें कि मुख्तलिफ टिश्यू जब मिलकर एक काम करते हैं और एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं, उसको आर्गन कहते हैं। और जब ये आर्गन मुख्तलिफ आर्गन मिलते हैं तो हमारे पास एक पूरा सिस्टम मिलकर बनता है। हमारे पास आर्गन सिस्टम की मुख्तलिफ एग्जाम्पल है। जिस तरह अगर यहाँ पे दिया हुआ है, मस्कुलर सिस्टम भी है और कार्डियक जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, हार्ट जो है वो जब ब्लड को पंप करता है तो उसी ब्लड में ब्लड सेल जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करके दूसरी बॉडी में लेके जाता है। फिर वहाँ पे मुख्तलिफ प्रोसेस होता है और वो जो है ऑक्सीजन वहाँ पे यूटिलाइज होती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इसी सेल में हीमोग्लोबिन से कनेक्ट होकर हमारे हार्ट की तरफ वापस आता है और हार्ट उसको वापस लंग की तरफ पंप करता है। और इस तरह ये जो ऑक्सीजन है ये लंग्स में सेल के रेड ब्लड सेल के साथ अटैच होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से डिटैच होकर बॉडी से निकल जाता है। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये तीन मेन जो है, हार्ट्स, आर्टरीज और वीन पर मुश्तमिल है। इसी तरह हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है, तो ये बॉडी में मुख्तलिफ, अगर आप सर से लेकर पाँव तक देख लें,
कि ये हमारे बॉडी में मसल प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे देख लें कि बाइसेप मसल, ट्राइसेप मसल और इंटरनल ऑर्गन जो है, लंग्स हो गए, हमारे कार्डियक मसल्स हो गए और हमारे स्टमक हो गए, ये सारे जो हैं ये मस्कुलर सिस्टम की एक मिसाल है। इसके अलावा हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कि मुंह के थ्रू हम खुराक लेते हैं, एसोफेगस के थ्रू वो स्टमक में आता है। स्टमक में जब ये फूड डाइजेस्ट हो रहा होता है तो यहाँ से ये खुराक जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और लिवर से मुख्तलिफ केमिकल आते हैं बाइल की सूरत में या दूसरे हो सकते हैं, वो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, खुराक को डाइजेस्ट करते हैं। जो खुराक हमारे बॉडी के लिए चाहिए होती है वो बॉडी में स्टोर हो जाती है और बाकी जो है वो यहाँ से एक्सक्रीट हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। और इसके अलावा हमारे पास एक और सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम। और स्केलेटल सिस्टम में को उर्दू में निज़ाम इस्तिख़वान कहा जाता है और इसमें 206 हड्डियाँ होती है। ये हमारे बॉडी के पूरे एक ढांचे को शक्ल देती है। हमारी जो शक्ल है, हमारी जो ह्यूमन की एक स्ट्रक्चर है, वो इन्हीं बोन्स की वजह से होती है। और हमारे जो स्कल है, हमारे जो अपर लिम्स है, लोअर लिम्स है, हमारी जो ट्रंक है, ये सारी इसी जो स्केलेटल सिस्टम के मुख्तलिफ बोन्स मिलकर इसको बनाती हैं और ये हमारे बॉडी में मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इसके अलावा जो है नर्व सिस्टम है। नर्व सिस्टम जो है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड और स्पाइनल नर्व्स पर मुश्तमिल होती है। अगर आप देखें आपकी टांग पे कुछ कोई भी चोट लगती है या गर्म चीज़ लगती है तो आप एकदम उसको पीछे की तरफ खींचते हैं। तो ये पैगाम जो है ये यहाँ से जाता है ब्रेन विद इन सेकेंड और ये आपको फिर रिस्पांस देता है कि आप उसको खींच लें। ये आपको रिस्पांस करता है। आप जो एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है आपकी बॉडी में, ये आपको उससे रोकने के लिए आपका एक सिस्टम आपकी बॉडी में डेवलप होता है और उसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है, आप जो है नोज के थ्रू आप एयर को इन करते हैं, फिर वही जो है वो ट्रीकिया और ब्रोंकाई से मुख्तलिफ डिवाइड होकर आपके लंग में जाता है और एल्विलाई के अंदर, लंग के अंदर एक सेल होता है, उसको हम एल्विलाई कहते हैं और उसमें जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती है और आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं और ऑक्सीजन को अपने फंक्शन के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, आपके बॉडी में मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसमें से जो चीज़ें आपकी बॉडी से हार्मफुल होती है उसको आप बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। तो जो हमारी किडनी है ये एक आर्गन है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिथ्रा है, ये जो है ये आर्गन है और ये मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करके ये एक्सक्रीटरी सिस्टम बिल्ड करते हैं। और किडनी जो है वो आपके ब्लड से जो वेस्ट मटेरियल है उसको सेपरेट करता है और फिर यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में ये स्टोर होते हैं और फिर और यूरिथ्रा के थ्रू इस बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। और स्केलेटल सिस्टम तो इस पर मैं कह चुका हूँ कि ये हमारे जो स्ट्रक्चर है वो स्केलेटल सिस्टम हमें देता है और पूरी बॉडी जो है उसको एक स्ट्रक्चर और इंटरनल जो आर्गन है, जो डेलिकेट आर्गन है, उसको ये प्रोटेक्शन करते हैं। तो यही हमारा चैप्टर है, ये एंड हो गया है। और इसके आगे मैं यहाँ पे आपको एमसीक्यूज कराता हूँ। पहला एमसीक्यू जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या एब्सेंट है? और ऑप्शन दिए हुए हैं प्रोटीन, वाटर, साल्ट एंड सेलुलोज। तो प्रोटीन जो है ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, वाटर भी प्रेजेंट होता है, साल्ट भी प्रेजेंट होता है। जो ऑप्शन बचता है वो सेलुलोज है। जो इस एमसीक्यू का जो करेक्शन ऑप्शन है सेलुलोज, के प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट नहीं होता, क्या चीज एब्सेंट होती है, तो सेलुलोज जो है वो एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल के सेल में जो बुनियादी फर्क है वो क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, प्लांट सेल हैज अ न्यूक्लियस, इट एब्सेंट इन एनिमल सेल। के प्लांट के अंदर जो न्यूक्लियस होता है और एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये ऑप्शन आप देख लीजिए, ये गलत है क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो दोनों में प्रेजेंट है। दूसरा ऑप्शन जो है, प्लांट सेल हैज अ सेल वॉल व्हिच इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो प्लांट सेल जो है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता।
हमारा करेक्ट ऑप्शन तो यही है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी आप पढ़ लें। एनिमल सेल इज लार्जर देन प्लांट सेल, तो इसके बारे में ये जरूरी नहीं है कि एनिमल सेल जो है वो प्लांट से बड़ा होगा, तो साइज जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। प्लांट सेल हैज नो क्लोरोफिल, तो प्लांट सेल के अंदर क्लोरोफिल नहीं है, ये तो ऑब्वियसली गलत है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। तीसरी एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। ऑल प्लांट सेल डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दी हुई है कि प्लांट्स के तमाम जो सेल है उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं दिया जा होता। तो प्लांट सेल विदाउट क्लोरोप्लास्ट इज, नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा जो सेल है उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं मौजूद। पहला ऑप्शन है कि ग्रीन स्टेम सेल, दूसरा ऑप्शन जो है लीफ सेल, तीसरा जो है रूट हेयर सेल, और चौथा जो है बड सेल। क्लोरोप्लास्ट जो है आपको मैंने डिटेल से बता दिया है कि ये फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट का जो रोल होता है, और जो और सनलाइट जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर आप देखें यहाँ पे तीन ऑप्शन जो है वो सेम है, ए बी और डी, ये तीनों ऑप्शन जो है ये अगर देख लें कि प्लांट को देखें, ये तीनों जो है वो जमीन के ऊपर होती है, तो यहाँ पे चांसेस होती हैं कि इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और जब सनलाइट लगेगी तो वो फोटोसिंथेसिस करेगी। लेकिन जो छोटा ये जो सी ऑप्शन है रूट हेयर सेल, रूट हेयर जो है वो तो जमीन के अंदर होती है, तो उसके लिए सन की जरूरत नहीं होती। चौथा एमसीक्यू जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज रिस्पांसिबल फॉर कैरिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनसाइड द न्यूक्लियस। हमारे पास चार ऑप्शन है, क्रोमोसोम, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम और वैक्यूल। यहाँ पे एमसीक्यूज में ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल, कौन सी ऑर्गेनेल जो है वो रिस्पांसिबल होती है कि जो इंफॉर्मेशन है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखती है। तो राइबोसोम जो है इसका कोई इंफॉर्मेशन में काम नहीं होता, ये तो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये एक स्ट्रक्चर है जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, वैक्यूल भी नहीं हो सकता, ये वाटर स्टोरेज करता है। तो जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास क्रोमोसोम बचता है। फिफ्थ एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैप द सनलाइट एनर्जी फॉर द पर्पस फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कौन सी ऑर्गेनेल जो है वो सनलाइट को कैप्चर करती है। फर्स्ट ऑप्शन जो है साइटोप्लाज्म है, बी वैक्यूल, सी सेल्यूलोज, और डी जो है वो क्लोरोफिल है। तो ऑप्शन जो साइटोप्लाज्म सनलाइट को कैप्चर नहीं करती, वैक्यूल भी नहीं करती, सेल्यूलोज भी नहीं करती, ऑप्शन ऑब्वियसली डी बचता है क्लोरोफिल। सिक्स एमसीक्यूज है, इमेजिन इफ यू हैड नो बोन्स व्हाट विल हैपन टू यू। एमसीक्यूज में ये कहा गया है कि आप तसव्वुर कर लें कि अगर आपके बॉडी में कोई भी हड्डियां नहीं है, बोन्स मौजूद नहीं है, तो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर या आपकी बॉडी पे क्या असर पड़ेगा। ऑप्शन ए है, वेस्ट विल बी इंक्रीज इन योर बॉडी, आपके बॉडी में जो नुकसानदेह मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है वो ज्यादा हो जाएंगे। तो ये नहीं, ऑप्शन सही नहीं हो सकता, क्योंकि बोन्स का जो है वो वेस्ट मटेरियल के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। बी ऑप्शन जो है, योर फूड विल नॉट बी डाइजेस्ट, आपका खुराक हजम नहीं होगा, तो बोन्स का खुराक के डाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। योर ब्लड विल हैव मोर कार्बन डाइऑक्साइड, आपके बॉडी में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जम हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और बोन्स का भी कोई ताल्लुक नहीं है। योर बॉडी विल बी फ्लोपी, आपकी बॉडी जो है वो एक गेंद नमा बन जाएगी, गोल सी चुपड़ी सी एक बॉडी बन जाएगी। तो ये बॉडी जो स्ट्रक्चर है ये हमें बोन्स देता है, और अगर फ्लॉपी जो है, अगर अड़िया निकाल दे तो एक बाल बन जाएगा गोश्त का। तो ये ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन जो डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पाथवे ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की करेक्ट हाईवे इसमें कौन सी है। तो आपने पहले हमेशा जो है वो सेल है, दूसरा जो है टिश्यू है, लेकिन यहाँ पे दूसरा सेल ऑर्गन सिस्टम है, तो ये ऑप्शन गलत कर लें, क्योंकि सेल के बाद हमेशा सेल क्या क्या बनाएंगे, टिश्यूज बनाएंगे। यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए, टिश्यूज पहले पे दिया हुआ है, तो ये गलत है, पहले पे तो सेल प्रेजेंट होने चाहिए, तो अब बी ऑप्शन भी गलत है। तीसरे पे क्या है कि ऑर्गन सिस्टम पहले दिया हुआ है फिर सेल दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आप शुरू से ही गलत डिक्लेयर कर लें, क्योंकि हमेशा पहले सेल होना चाहिए फिर टिश्यू होना चाहिए। देखिए डी ऑप्शन में पहले सेल है, फिर टिश्यूज है, फिर ऑर्गन है, और फिर ऑर्गन सिस्टम है, तो ये जो डी है ये करेक्ट ऑप्शन है। आठवां एमसीक्यूज है, लिवर इज अ पार्ट ऑफ,
लेवर जो है यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें किसका हिस्सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का या नर्वस सिस्टम का? तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में लिवर का रोल होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में और नर्व सिस्टम में लिवर का कोई फंक्शन नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है। नवा एमसीक्यूज है, विच स्ट्रक्चर कंट्रोल द फंक्शन ऑफ अ सेल? आपके बॉडी के फंक्शन को कौन कंट्रोल कर सकता है? साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस या वैक्यूल? तो आपको मैंने जब पढ़ा रहा था कि न्यूक्लियस जो है वो बॉडी का ब्रेन है और ये सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो न्यूक्लियस है। 10वां एमसीक्यूज है, लेयर ऑफ अ फ्लैट सेल दैट कवर एंड प्रोटेक्ट प्लांट पार्ट्स आर ग्रो टू फॉर्म? जो सेल जो है वो प्लांट के बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और उसको कवर करते हैं, तो वो कौन से हैं? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, एपिथेलियल टिश्यू, फोटोसिंथेटिक टिश्यू, स्पॉटिंग टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। अगर आप देखें, फोटोसिंथेसिस तो खुराक बनाती है और वेस्कुलर टिश्यू इसको आप निकाल दें, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकते। स्पॉटिंग और कवरिंग कौन कर सकते हैं? एपिथेलियल सेल कर सकते हैं और स्पॉटिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो प्लांट्स का दिया हुआ है, तो प्लांट में जो स्पोर्टिंग का रोल करता है वो स्पोर्टिंग टिश्यू करता है। जबकि अगर यहाँ पे एनिमल दिया होता तो फिर आपका ऑप्शन कौन सा होता? कि एपिडर्मल टिश्यू होता है। तो यहाँ पे प्लांट्स के अंदर स्पोर्टिंग और प्रोटेक्टिंग कौन करता है? तो वो है स्पोर्टिंग टिश्यू। तो आपका सही ऑप्शन क्या है? स्पोर्टिंग टिश्यू।